डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस जैसा मीनिंग कहता है ऑर्गन बनने का प्रोसेस। ये भी डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और जैसे ये बता रहे हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म डेवलप करती है कुछ इंटरनल ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म के। ये जर्म लेयर्स जो थी, प्राइमरी जर्म लेयर्स एक्टो, एंडो और मीसोडर्म, इनके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि प्रोलिफरेशन, माइग्रेशन, री एग्रीगेशन, डिफ्रेंशिएशन, और उसके बाद वो टिश्यूज़ बनाती हैं और ये टिश्यूज़ आगे जा कर के ऑर्गेनोजेनेसिस करते हैं या ऑर्गन्स बनाते हैं। ये ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग विकार का प्रारंभ ऑर्गन रूडिमेंट के निर्माण से माना जाता है। ऑर्गन रूडिमेंट भविष्य में किसी विशेष अंग को बनाने वाली कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है। ये गैस्ट्रुला में बने जर्म लेयर्स की एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल सेल्स की शीट्स से सेल्स के ग्रुप के टूटने के कारण बनते हैं। एट द स्टार्ट, प्रारंभ में ये सेल्स डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकती हैं, इसीलिए कोई भी ऑर्गन ऐसे किसी प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट पहले बनाते हैं। ये प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये भविष्य में किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर या फिर उसका नेचर और उसके डिफरेंट पार्ट्स या सब पार्ट्स को जन्म देता है। ऐसा करने से पहले ये प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट सेल्स के डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होता है, जिन्हें सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट कहते हैं। इन सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट से जो बेसिक या फंडामेंटल ऑर्गन है उसका निर्माण होता है और साथ में उस ऑर्गन के अलग अलग सब पार्ट्स का भी निर्माण होता है। ये जर्म लेयर्स इस अंग निर्माण और अंग विकास की प्रारंभिक स्टेज में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेल्यूलर साइटोप्लाज्म इनिशियल स्टेज में डिफ्रेंशिएशन सेल्यूलर साइटोप्लाज्म का नहीं होता और कुछ टाइम बीतने के बाद सेल अपना स्पेशलाइज्ड काम करने के लायक बनती है। इस तरह हम पाते हैं कि अंग निर्माण के प्रोसेस में एक क्रोनोलॉजी स्थापित होती है। इस क्रोनोलॉजी को हम समझ सकते हैं कि ग्रोथ फॉलोड बाय मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, इंडक्शन, कैपेसिटेशन और डिफ्रेंशिएशन, ये सारे प्रोसेसेस एक के बाद एक इस प्रोसेस में निहित है। अंतर सिर्फ देखने का है और वो पूरा प्रोसेस हम स्टडी करेंगे जो बेसिकली ऑर्गन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। दो मोटे मोटे प्रोसेसेस जिनको कहते हैं मोर्फोजेनेसिस और हिस्टोजेनेसिस। ये जर्म लेयर्स जो ये सारा काम करती हैं, इनके द्वारा कुछ प्रोसेसेस अंडरगो किए जाते हैं जिससे कि ऑर्गन निर्माण का प्रोसेस पूरा हो सके। ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जैसे फोल्ड्स का, स्प्लिट का, कंडेंसेशन का और कुछ और, जिनका अपन एक के बाद एक स्टडी करेंगे। सबसे पहले इस मोर्फोजेनेटिक प्रोसेस में या मोर्फोजेनेसिस के दौरान सेल्स अपने जो भी अंग को निर्माण करना है उसके टिश्यू को एक पर्टिकुलर शेप देती है और उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान कुछ अंग नली या ट्यूब के जैसे होते हैं तो कुछ अंग ठोस होते हैं। कुछ अंगों में बहुत सारे गड्ढे पाए जाते हैं, पिट्स। कोशिकाओं की ये जो विशिष्ट आकृति होती है, इनको प्रॉपरली अरेंज होने का जो पैटर्न है उसको मोर्फोजेनेसिस कहा गया है। मतलब
when the cell assumes a particular shape and structure because it has to do a particular function, हम उस प्रोसेस को मोर्फोजेनेसिस कहते हैं। एक ही जंतु के अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के सेल्स और टिश्यूज़ पाए जाते हैं। सभी को डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस अपन कुछ स्टडी करते हैं। इन प्रोसेसेस के अंदर ये जो डायग्राम है ये बता रहा है किस प्रकार जाइगोट क्लीवेज अंडरगो करती है और क्लीवेज के बाद सेल्स आगे अपनी डिफरेंट स्टेजेस को प्राप्त होती हैं। ये जर्मलेस बना लेती हैं और ये जर्मलेस जब आगे जाके ओरिएंट करती हैं और मोर्फोजेनेटिक प्रोसेसेस के द्वारा या मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट के द्वारा ये अलग अलग ऑर्गन्स बनाती हैं। तो स्टडी करते हैं मोर्फोजेनेसिस का प्रोसेस। मोर्फोजेनेसिस का पहला प्रोसेस सेल माइग्रेशन। सेल माइग्रेशन में ये जर्म लेयर की एपिथेलियल सेल से कुछ सेल्स टूटकर अलग हो जाती हैं और सीधे ही अगर ये ऑर्गन प्रिमोडियम का निर्माण ना करती हैं तो भी ये ऑर्गेनोजेनेसिस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मीजेनकाइम इसी प्रकार सेल माइग्रेशन की वजह से बनता है। दूसरा है सेल एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मीन्स इकट्ठा होना, समूह बनाना। ये जो अलग हुई सेल्स हैं ये ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए एक ग्रुप में इकट्ठी हो जाती है और ग्रुप में इकट्ठी होकर के ये सेल मासेस बनाती हैं, कॉर्ड्स बनाती हैं, शीट्स बनाती हैं या सेल एग्रीगेशन लंप बना सकती हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इस मोर्फोजेनेसिस का है सेल लोकलाइजेशन या लोकल थिकनिंग एंड ग्रोथ। लोकल थिकनिंग में एपिथेलियल सेल्स के किसी भी स्थान पर एक लोकल थिकनिंग हो जाती है। ये जो लोकल थिकनिंग है ये एक जगह सेल के एग्रीगेशन की वजह से होती है। ये लोकल थिकनिंग लेंथ वाइज भी हो सकती है, ये ब्लॉक के रूप में भी हो सकती है, ये एक ही जगह भी हो सकती है और एक से ज़्यादा जगह भी हो सकती है। तो ये केवल सिंगल और मल्टीपल भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स के अंदर हेयर फॉलिकल्स एपिथेलियल प्लेट पे बहुत सारी जगह सेल के थिकन होने की वजह से बनती हैं। सिमिलरली एम्ब्रियो के मिड डॉर्सल पार्ट में सेल्स के थिकनिंग की वजह से न्यूरल प्लेट का डेवलपमेंट होता है। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन्स भी कहीं ना कहीं सेल थिकनिंग की वजह से प्रोड्यूस हो पाते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस की फेज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टार्ट से लेकर के गैस्ट्रुलेशन में होती हैं और बर्थ तक कंटिन्यू करती हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस में ये जो तीनों लेयर्स हैं ये इंटरनल ऑर्गन्स बनाने की कोशिश करती हैं। तो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की या मोर्फोजेनेसिस की बात कर रहे थे। अलग तरह का मोर्फोजेनेसिस होता है जिसको हम कहते हैं थिनिंग ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम की थिनिंग उस दौरान होती है जब सेल के अंदर ग्रोथ वाले पदार्थ तो नहीं बढ़ते, लेकिन इसकी जो एपिथेलियल सेल वो खिंच करके इट अंडरगो स्ट्रेचिंग एंड थिनिंग और वो पतली हो जाती है। ये जो थिनिंग ऑफ एपिथेलियम है ये सेल सरफेस के ऊपर पाई जाती है सो दैट इट फॉर्म्स अ कवरिंग। एपिथेलियल सेल्स आमतौर पे ये प्रोसेस अंडरगो करती हैं। फिफ्थ तरह का मोर्फोजेनेसिस है सेल्स का स्प्लिटिंग और फ्यूजन। ये एपिथेलियल सेल के फोल्ड्स या फिर एपिथेलियल सेल्स के अंदर ग्रूव्स या खांचे डेवलप हो जाते हैं। इस वजह से सेल्स के अंदर कुछ भी डिफरेंट तरह के स्प्लिट्स हो सकते हैं। ये जो स्प्लिट हैं ये दरारें हैं, ये कितने भी स्थान पे, किसी भी कोने पे, किसी भी एंगल पे हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पे ये एपिथेलियल सेल सरफेस के पैरेलल होती हैं या इसके समकोण होती हैं। सीलम फॉर्मेशन या बॉडी कैविटी की फॉर्मेशन इसी तरह के सेल्यूलर डिवीजन की वजह से होती है, जिसके अंदर मीजोडर्म के बिल्कुल पैरेलल विदर या कोई खांच उत्पन्न होती है और ये
जो मीजोडर्म है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, पैराइटल मीजोडर्म और विसरल मीजोडर्म। इन दोनों के बीच में सेलुलर फ्लूइड या सिलोमिक फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है और इस प्रकार सेल स्प्लिटिंग की वजह से मोर्फोजेनेसिस पॉसिबल हो पाता है। अगेन एट मैनी प्लेसेस ये जो कैविटीज़ डेवलप होती हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और इनके फ्यूजन की वजह से ऑर्गन्स डेवलप होने में मदद मिलती है। सो ये जो प्रोसेस है मोर्फोजेनेसिस का, ये कंट्रोल्ड रहता है बाय वेरियस इनसाइट हैपनिंग्स। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये एक सेल को, टिश्यू को और एक ऑर्गेनिज्म को उसके डेवलपमेंट को फाइनल शेप देने का काम करते हैं। ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो टिश्यू ग्रोथ और सेलुलर डिफरेंशिएशन के साथ हैंड इन ग्लव्स चलता है। इस प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनाइज्ड स्पैटियल कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है जिससे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो पाए। मोर्फोजेनेसिस की वजह से बॉडी के अंदर नॉर्मल मेंटेनेंस होती है जिसके द्वारा टिश्यू होम्योस्टैसिस पॉसिबल होता है। टिश्यू होम्योस्टैसिस स्टेम सेल्स और इसके रीजनरेशन की वजह से पॉसिबल होती हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं और ऐसी डिजीज़ हैं जो इसकी वजह से कंट्रोल रहती हैं। मोर्फोजेनेसिस एवोल्यूशन को नया आयाम देता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो मोर्फोजेनेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हम फोल्डिंग या वलन कहते हैं। ये फोल्डिंग जो है दो प्रकार की हो सकती है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अगर ये फोल्डिंग अंदर की तरफ होती है हम अंतर्वलन कहते हैं, या इन पॉकेटिंग या इन्वेजिनेशन कहते हैं, जहाँ पे एपिथेलियल सेल अंदर की ओर धंस जाती है। सी अर्चिन और एम्फिऑक्सिस के आर्केंटेरॉन का निर्माण इसी तरह से होता है। जब इसी तरह की फोल्डिंग एपिथेलियल सेल्स के बाहर की तरफ वलय करने से या घूम जाने की वजह से होती है, थिकनिंग की वजह से भी हो सकती है, तब हम इसको इवेजिनेशन या आउट पॉकेटिंग भी कहते हैं। और इस प्रकार की थिकनिंग की वजह से भी होती है। लेटर स्टेज में ये जो भी थिकनिंग हो रही है इस प्रकार जो बनती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव फ्लूइड और ब्लड ये सारा डेवलप हो जाते हैं जिससे कि ये एक पर्टिकुलर शेप और फंक्शन ले पाए। मैमल्स के अंदर कोरियोनिक विलाय इसी प्रकार बनती हैं। एक और प्रोसेस है मोर्फोजेनेसिस का जिसकी वजह से ऑर्गेनोजेनेसिस में मदद मिलती है। इसको हम कहते हैं हिस्टोजेनेसिस। नाउ हिस्टोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। ये जो जर्म लेयर्स हैं इनकी एपिथेलियल सेल से अलग हुई ये जो ऑर्गन रूडिमेंट्स हैं ये एट द स्टार्ट या स्टार्ट में अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। जर्म सेल्स में ऑर्गन रूडिमेंट्स जो फॉर्म होते हैं वो स्टार्ट में अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। उनकी कोई स्पेसिफिक शेप, साइज या फिर कोई फंक्शन नहीं होता। हिस्टोजेनेसिस के अंदर वो सभी प्रोसेसेस देखे जाते हैं जो ऑर्गन को फंक्शनली स्पेसिफिकेशन देते हैं। इस प्रोसेस के दौरान सेल्स डिवाइड हो सकती हैं। कभी कभी डिफरेंशिएशन प्रोसेस रुक जाता है और कुछ टाइम बाद स्टिमुलस मिलने के बाद वो वापस से स्टार्ट भी हो जाता है। द प्रोसेस कुड ऑल्सो स्टॉप एट सर्टन टाइम एंड रीस्टार्ट। मैटर है पीछे से कोई इंडक्शन या कोई सोर्स मिलने पे या स्टिमुलस मिलने पे डिफरेंशिएशन वापस चालू हो जाता है और यही डिफरेंशिएशन हिस्टोजेनेसिस का कारण बनता है। डिफरेंशिएशन की स्टार्ट अवस्था में या प्राइमरी अवस्था में जनरली ये जो ब्लास्टुला है इसके अंदर डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है। इस प्रकार डिफरेंशिएशन के दौरान मायोब्लास्ट बनती है जिसको हम मसल सेल कहते हैं, न्यूरोब्लास्ट बनती है या नर्व सेल बनती हैं
और जैसे ही आपने ये, इसलिए आपको नाम दिए जा रहे हैं क्योंकि मायोब्लास्ट हो या मसल सेल हो, मायोसाइट हो या न्यूरल सेल हो या नर्व सेल या कोई भी तरह की सेल हो, सबके आप देखना स्ट्रक्चर अलग होते हैं, उनके नेचर अलग होते हैं, उनके फंक्शन अलग होते हैं। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि डिफरेंट तरह की सेल्स जब एक साथ आ जाती हैं एक मास के अंदर, तब हमेशा उनके अंदर एक टेंडेंसी रहती है कि जो सेल्स एक सा फंक्शन करती हैं या एक सी डिज़ाइन होती हैं वो एक तरफ आ जाती हैं। सो इफ़ यू हैव अ मास ऑफ सेल्स विथ डिफरेंट मास ऑफ सेल्स बट विद डिफरेंट फंक्शंस, तो वो सारी सेल्स जो एक फंक्शन रखती हैं अलग हो जाती हैं। एंड दिस इज़ हाउ डिफ्रेंसिएशन टेक्स प्लेस। नाउ ये जर्म सेल्स जो हैं, जो हम कह रहे हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनके ऊपर आधारित हमारे बॉडी के ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया है। और वही इसके अंदर दे रखे हैं कि एंडोडर्म गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बनाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाता है, लिवर और पैनक्रियास बनाता है, और साथ ही यूरिनरी जेनिटल सिस्टम बनाता है। मेसोडर्म ज़्यादातर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, मीजेनकाइम, मेसोथीलियम, मसल्स, पेरिटोनियम, रिप्रोडक्टिव, कॉडा मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म और लेटरल प्लेट मेसोडर्म बनाता है। और इसी प्रकार एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम बनाता है, इंटेग्यूमेंट का बाहरी पार्ट बनाता है जैसे स्किन और ग्लैंड्स बनाता है, हेयर, नेल्स वगैरह। ये लाइनिंग बनाता है माउथ और नेज़ल कैविटी की। देन एक्टोडर्म ही रिस्पॉन्सिबल होता है लेंस और कॉर्निया बनाने के लिए। ये मेलानोसाइट बनाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है, इनफैक्ट पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म द्वारा बनता है। फेशियल कार्टिलेज बनाता है, टीथ बनाता है, ब्रेन बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड और मोटर न्यूरॉन्स बनाता है, रेटिना और पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाता है। सो दिस इज़ हाउ वर्चुअली वी सी लिटरली ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 3 लेयर्स। सो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म अलग अलग सेल्स बनाते हैं जो आगे जाके स्पेशलाइज हो जाते हैं अपने फंक्शन में, और वो ऑर्गेनोजेनेसिस का निर्माण करने में मदद देते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस इस प्रकार हेल्पफुल होती है रेगुलेट करने में सेल डिवीजन को, जहाँ पे वो सेल डिवीजन करती है, सेल ग्रोथ करती है और साथ ही सेल और टिश्यू डिफ्रेंसिएशन करती है। इसकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है कि ये हार्मोन प्रोडक्शन का काम भी करती है, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स और मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया पॉसिबल हो पाती है। इस प्रोसेस के अंदर सेल्स, एक्टोडर्म की सेल्स सिग्निफिकेंटली ग्रोथ फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से न्यूरल प्लेट बनती है। ये रोल कर जाती है, बाद में न्यूरल ट्यूब बना देती है। न्यूरल ट्यूब इवेंचुअली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना देती है। ये थी एक्टोडर्म की विशेषता, और ये इस तरह से मोर्फोजेनेसिस करती है और हिस्टोजेनेसिस करने के बाद नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है। ये जीन्स का एक्सप्रेशन होता है जो अलग अलग स्टेजेस पे बिल्कुल अलग हो जाता है। एंड फाइनली मेसोडर्म कंट्रोल करता है कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन को, रिब्स, स्पाइन, स्केलेटल मसल्स और लंग्स के फॉर्मेशन को। एंड इसी तरह एंडोडर्म लाइनिंग बनाती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, और साथ ही साथ ग्लैंड्स की लाइनिंग बनाती है और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स बनाने का काम करती है। ऑर्गेनोजेनेसिस एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जर्म लेयर्स जो एम्ब्रियो में पाई जाती हैं वो एक्टो, एंडो और मेसोडर्म जिनका नाम होता है, ये अलग अलग ऑर्गन्स में डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं। ऑर्गन्स जैसे जैसे अपने ऑर्गन रूडिमेंट से बनते हैं वो स्पेशलाइजेशन को प्राप्त हो जाते हैं, और सेल एक अनस्पेशलाइज सेल से मोर और लेस एक हाईली स्पेशलाइज सेल बन जाती है। ये जो प्रोसेस है एक जाइगोट में अकर करता है, देन साथ ही साथ जाइगोट के बाद मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला और सारे स्टेजेस में ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहता है जब तक कि एक ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से बन नहीं जाए। तो डिफ्रेंसिएशन के दौरान ऑर्गेनिक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल अपने आप को मैनिफेस्ट करती है और एक अल्टीमेट सेल टाइप बना लेती है, और इसी वजह से ये सारे स्ट्रक्चर्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल आर पॉसिबल।
ये स्लाइड आपको बता रही है कि मीजोडर्म किस प्रकार वर्टिब्रेट के न्यूरल ट्यूब के दोनों तरफ लाई करती है और फाइनली वेरियस कनेक्टिव टिश्यू बना लेती है बॉडी के। साथ ही साथ मीजोडर्म सोमाइट्स बनाती है और इन सोमाइट्स के अंदर स्पेसेस भी आ जाती हैं और अल्टीमेटली ये रिब्स, लंग्स, स्पाइन वगैरह बनाती है। मीजोडर्म नोटोकॉर्ड भी बनाती है जो किसी भी एनिमल का सेंट्रल एक्सेस होता है। एंडोडर्म जैसे कि पहले भी बताया गया है, इसके अंदर फ्लैटेंड सेल्स होती हैं जो ज़्यादातर कॉल्यूमिनर होती हैं। ये एपिथेलियल लाइनिंग बनाती है पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, साथ ही ये टर्मिनल पार्ट रेक्टम का भी बनाती हैं। ये लाइनिंग और भी बनाती हैं डिफरेंट ग्लैंड्स की, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्यूब की लाइनिंग बनाती हैं, लिवर पैनक्रियास की लाइनिंग बनाती हैं, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, इन सब की लाइनिंग बनाती हैं। इसके अलावा एंडोडर्म इंटरनल ऑर्गन्स की भी लाइनिंग बनाती है, जैसे स्टमक, कोलोन, लिवर, पैनक्रियास, यूरिनरी ब्लैडर इत्यादि। इन सभी चीज़ की लाइनिंग एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑर्गन्स आर बेसिकली डन बाय एंडोडर्म। सो द की पॉइंट्स टू रिमेंबर इज कि जैसे जैसे एनिमल डेवलप करता है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की एक टेंडेंसी आ जाती है, जिसके द्वारा इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस, डोर्सल और वेंट्रल पार्ट्स और साथ है लेटरल और मीडियल एक्सिस अच्छे से डिटर्मिन हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस एक स्कीम फॉलो करता है, एक पैटर्नाइजेशन फॉलो करता है। इसी पैटर्नाइजेशन के दौरान प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोटीन्स सिग्नल देते हैं कि पहले कौन सी एक्सिस डिटर्मिन करेगी, एंटीरियर पोस्टीरियर डिटर्मिन होएगी, फिर लेटरल डिटर्मिन होएगी, फिर डोर्सल वेंट्रल होएगी और फिर कैसे ब्रेन एंड पूरा सिस्टम बनेगा। इन्हीं के साथ साथ हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन कीप्स टेकिंग प्लेस सो दैट एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस एम्ब्रियोलॉजी में एक ऑर्गेनाइज इंटीग्रल प्रोसेस की सीरीज होती है, जिसके द्वारा एक अननोन या एक अमोर्फस मास जो सेल का होता है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। कैसे एक एम्ब्रियो से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और ये ऑर्गेनिज्म बनने की प्रक्रिया मोर्फोजेनेसिस और हिस्टोजेनेसिस की वजह से होती है। सेल्स जो ऑर्गन फॉर्मिंग अंडरगो करती हैं ये डिफरेंशियल डेवलपमेंट अंडरगो करती हैं, जिससे पहले ऑर्गन के रूडिमेंट बनते हैं, फिर ये रूडिमेंट्स एनलार्ज हो जाते हैं और इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो मोर्फोजेनेसिस के दौरान हमने पढ़े थे। इन सारे चेंजेस की वजह से सेल अपनी जगह ले लेती है और वहाँ पे डिवाइड एंड रीडिवाइड करती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, और हिस्टोजेनेसिस की वजह से सारी एक सी परफॉर्मिंग जो सेल्स एक सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं एक साथ आ जाती हैं। कॉन्करेंट विद दिस हिस्टोजेनेसिस तो चलता है और इस दौरान दोनों प्रोसेस मोर्फोजेनेसिस और हिस्टोजेनेसिस दोनों सेल को स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक कंप्लीट ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म के डेवलप होने में मदद देते हैं। सो दिस इज़ हाउ ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो वी कैन जस्ट डिफाइन दैट ऑर्गेनोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन। और ये ऑर्गन फॉर्मेशन की प्रोसेस पूरे टाइम एम्ब्रियो से पूरे ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन तक चलती है। ये दो मेन हेडिंग्स में पढ़ी जा सकती है, जिसको हम मोर्फोजेनेसिस और हिस्टोजेनेसिस कहते हैं। एट द स्टार्ट प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट्स आर फॉर्म्ड, जो लोकल थिकनिंग की वजह से होते हैं। ये प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट धीरे धीरे एनलार्ज हो जाते हैं और ये सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट बन जाते हैं। धीरे धीरे इनके अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई और कनेक्टिव टिश्यू भी स्थापित हो जाते हैं, एंड फाइनली दे डिफ्रेंशिएट and redifferentiate and they differentiate and they form functionally alert organs, जिसकी वजह से ये organogenesis process complete हो जाता है. This process will be continued in the next lecture. Thank you.